नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित कुमार कौशल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। आज का विषय है तबला वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा। तो जैसा कि आज का विषय है तबला, तो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ये जो रिटन मटेरियल आपके सामने है, ताकि विद्यार्थी साथ साथ इसका अध्ययन भी कर सकें। अगर नोट डाउन करना चाहें तो वो इससे कर सकें, इसलिए ये कैमरा इस पुस्तक पे फोकस है, तो साथ साथ अध्ययन करेंगे विद्यार्थी लोग। तो बात हो रही है तबला की। तबला हिंदुस्तानी संगीत का प्रमुख ताल वाद्य है जो अवनद वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। अवनद वाद्यों से हमारा अभिप्राय उन वाद्यों से है जिनके ऊपर चमड़ा मड़ा रहता है, उन पर हाथ या लकड़ी के घात करने पर आवाज निकलती है। भारतीय संगीत में अति प्राचीन काल से ही धुंधवी, भूमि धुंधवी, आडंबर, वानस्पति तथा मृदंग इत्यादि अवनद वाद्यों के प्रचलन के उल्लेख मिलते हैं। अवनद वाद्यों की इसी श्रृंखला में तबला आधुनिक समय का प्रसिद्ध ताल वाद्य है। अब बात आती है तबले के आविष्कार की। तबले की उत्पत्ति के संबंध में कोई ऐतिहासिक प्रमाण न मिलने के कारण निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि इसका आविष्कार कब और किस व्यक्ति द्वारा हुआ। यही कारण है कि इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार भारत में पौराणिक काल से ही विभिन्न ध्वनियों वाले नगारों का वादन होता था, जिनको संबल कहा जाता था। इनमें से एक को नर और दूसरे को मादा बताया गया है। बहुत संभव है कि तबले की जोड़ी का आधार यही वाद्य रहा हो। यूं भी कुछ विद्वान तबले की उत्पत्ति फारसी शब्द तबल, जिसका अर्थ नकारा है, से मानकर तबले का संबंध नगाड़े से जोड़ते हैं। और अधिकतर विद्वानों के मतानुसार अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक के दरबारी संगीतज्ञ हजरत अमीर खुसरो, जो कि 1253 से 1325 ईस्वी तक हुए हैं, ने पखावज को बीच में से दो भागों में काटकर तबले का आविष्कार किया। ये अधिकतर विद्वानों का मत है। इस प्रकार तबले के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया गया है या दिया जाता है। मुअद्दल मौसिकी 1854 ईस्वी के लेखक मोहम्मद करम इमाम ने भी अमीर खुसरो को तबला वाद्य और बहुत से रागों और तालों का आविष्कारक माना है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर 13वीं शताब्दी अमीर खुसरो का समय से 18वीं शताब्दी तक के समय में कहीं भी तबला वाद्य या किसी तबला वादक का नाम नहीं मिलता। 18वीं शताब्दी में दिल्ली के प्रसिद्ध उस्ताद सिद्धार्थ खां द्वारा इसमें परिवर्तन हुआ। कहा जाता है कि पहले तबला भी मृदंग की भांति खुले हाथों से बजाया जाता था, जिससे इसमें ढोलक के बोल निकालने कठिन थे। उस्ताद सिद्धार्थ खां ने डग्गे अर्थात बाएं तबले पर आटे के स्थान पर दाएं की तरह स्याही लगाई, जिससे इसमें ढोलक के सभी बोल निकलने संभव हो गए। सिद्धार्थ खां ने तबला वाद्य में यह परिवर्तन करके इसको आधुनिक तबले का रूप दिया और इसका प्रचार बढ़ाया। इन्हीं से तबले के प्रसिद्ध दिल्ली घराने की नींव रखी गई। कुछ भी हो, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुस्लिम काल में प्रचलित ख्याल शैली की संगति के लिए तबले का प्रचार बढ़ा। आज यह उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का प्रमुख एवं सर्वाधिक प्रचलित ताल वाद्य है। मृदंग और पखावज की अपेक्षा इसकी लोकप्रियता दिन व दिन बढ़ती जा रही है। अब है तबले का अंग वर्णन। तबले के दो मुख्य अंग होते हैं, तबला या दाहिना भाग और दूसरा है डग्गा या बायां भाग। तबला या दाहिना लकड़ी का बना होता है जो अंदर से खोखला होता है। यह ऊपर चमड़े से मड़ा होता है। इसे दाएं हाथ से बजाते हैं। डग्गा या बायां लकड़ी, मिट्टी या धातु का बना हुआ होता है। यह आकार में तबले से कुछ बड़ा होता है। इसकी शक्ल तबले से बिल्कुल भिन्न होती है। यह भी अंदर से खोखला और ऊपर से चमड़े से मड़ा होता है। इसे बाएं हाथ से बजाया जाता है। तबला और डग्गे को इकट्ठे जोड़ी कहा जाता है। इन दोनों के विभिन्न अंगों का वर्णन इस प्रकार से है।
नंबर एक इस पे है पुड़ी। पुड़ी क्या है? तबला और डग्गा दोनों के मुंह के ऊपर गोलाकार चमड़ा मड़ा रहता है, इसे पुड़ी, पुड़ा अथवा गिरदा कहते हैं। अब है चांटी। ये तबले के जो भाग हैं उसमें है चांटी। पुड़ी के किनारे के चारों ओर लगभग 2 इंच चौड़ी चमड़े की गोट लगी रहती है, जो गोट या चांटी कहलाती है। चांटी के ऊपर उंगली से प्रहार करने पर तबले के बोल निकलते हैं। अब है तीसरा भाग स्याई। स्याई दाहिने तबले की पुड़ी बिल्कुल बीच और बाएं डग्गे की पुड़ी के थोड़ा एक तरफ काले रंग का गोलाकार मसाला लगाया होता है या लगा होता है, जिसे स्याही कहते हैं। अब है मैदान। मैदान क्या चीज है? ये तबले का भाग है। पुड़ी के ऊपर चांटी और स्याही के बीच के स्थान को मैदान या लव या लो कहते हैं। अब है गजरा। पुड़ी के चारों तरफ गोट के किनारे पर चमड़े का बना हुआ गोलाकार गजरा लगा होता है, जिससे पुड़ी कसी रहती है। इस गजरे में बद्दी पिरोए जाने के लिए छिद्र होते हैं। गजरे के ऊपर हथौड़ी से प्रहार करने से स्वर को थोड़ा बहुत ऊंचा या नीचा किया जा सकता है। अब है आगे इनड़ी या गुडरी। गजरे की भांति ही निचली तरफ चमड़े का बना हुआ गोलाकार गजरा इनड़ी अथवा गुडड़ी या गुडरी कहलाता है। इसमें निचली तरफ से बद्दी को पिरोया जाता है। अब है बद्दी। दाहिने और बाएं दोनों पुड़े चमड़े की बनी हुई एक डोरी के साथ कसे रहते हैं, जिसे बद्दी या दुआल कहते हैं। यह बद्दी ऊपर से गजरे में और निचली तरफ से इनड़ी या गुडड़ी में पिरोई रहती है। अब है गट्टे। ये भी तबले का ही हिस्सा है। दाहिने तबले में बद्दी के नीचे लकड़ी के 8 छोटे छोटे गोलाकार टुकड़े दबे रहते हैं या लगे रहते हैं, जिन्हें गट्टे या आड़ू कहा जाता है। यह गट्टे तबला स्वर करने में सहायक होते हैं। गट्टे को हथौड़ी से ठोंककर नीचे खिसकाने से स्वर ऊंचा हो जाता है और इन्हें ऊंचा करने से स्वर उतर जाता है। डग्गे में यह गट्टे नहीं होते। अब बात है तबले को मिलाने की कि तबला कैसे मिलाया जाता है। तबले को मिलाने अथवा स्वर करने से पूर्व कोई भी तार वाद्य, तानपुरा इत्यादि मिलाकर छेड़ा जाता है, ताकि तबले को उसी स्वर में मिलाया जाए। आजकल प्राय स्वर देने के लिए हारमोनियम का प्रयोग भी किया जाता है, परंतु तार वाद्य अधिक उचित रहता है। तबले को मिलाने के लिए दाहिना तबला प्राय षड्ज या पंचम स्वर पर मिलाया जाता है। पंचम वर्जित रागों में इसे मध्यम स्वर पर मिला लिया जाता है। बाएं अर्थात डग्गे को साधारणतः मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी इसे षड स्वर पर मिला लिया जाता है। यह हथौड़ी से इतना ही ठोक लिया जाता है कि उतरा हुआ ना बोले या उतरा हुआ ना लगे। तबले को मिलाने के लिए दाएं हाथ से हथौड़ी के गट्टे पर प्रहार करते रहते हैं और दाहिने हाथ से तबले पर बराबर चोट मारते रहने से स्वर का पता चलता रहता है। स्वर का मामूली अंतर गजरे के नीचे या ऊपर चोट मारने से निकालकर तबला निश्चित स्वर पर मिला लिया जाता है। तबले के मिलाने की विधि यह है कि सर्वप्रथम किसी एक घर को मिलाकर फिर उसके सामने वाला 9वां घर मिलाते हैं, फिर 5वां और तत्पश्चात उसके उलट का 13वां घर मिलाया जाता है। शेष घरों को आमने सामने इसी ढंग से मिलाया जाता है। दूसरा ढंग यह है कि पहले किसी एक घर को जो बोलता हो मिला लिया जाता है, फिर दाहिने तरफ से उनके अगले घर को और तत्पश्चात लगातार अगले शेष घरों को मिलाया जाता है। इस प्रकार सब घर आसानी से मिलाए जाते हैं। अब है तबले के वर्ण अर्थात बोल। तबले पर बजाए जाने वाले बोल 10 प्रकार के होते हैं, जैसे धा, धिन, ते, तिन, तिन, ना, क, धी, ता, किन, कत। इन्हें तबले के 10 वर्ण या बोल कहा जाता है। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 दाहिने तबले के बोल, जैसे ना, ता, तिट, किट, तिन, ती, तुन इत्यादि। और दूसरा है डग्गे के बोल,
जैसे क, कत, किन, ग, धी इत्यादि। अब है तीसरा, दोनों हाथों के संयुक्त बोल या सम्मिलित बोल, इकट्ठे बोल, जैसे धा, धिन, धिन्ना, धिनक, घिन, किटतक, किड़नग, त्रक, कड़ांतान, तकिट, गिद्ध, किड़ान इत्यादि। तबले के 10 वर्णों के अंतर्गत यद्यपि उपरोक्त कई बोल नहीं आते, तथापि मूल रूप से बोल 10 ही हैं और इन्हीं से विभिन्न बोलों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये तबले के 10 वर्ण है, बोल हैं। अब तबले के चित्र को अगर विद्यार्थी देखना चाहें तो ये तबले का एक चित्र है, जो ये तबला दायां भाग जिसको कहते हैं, और ये है बायां जिसको डग्गा भी कहते हैं, और इसको चट्टू या दाहिना तबला कहते हैं। तो ये तबले का चित्र है। अब विद्यार्थियों के लिए 10 क्वेश्चन है जिनका उत्तर विद्यार्थियों ने ढूंढना है। नंबर 1, तबला किस वाद्य वर्ग का वाद्य है? मतलब किस वर्ग का वाद्य है तबला? जैसे तत्, अवनद, शुश्र और घन, ये 4 वाद्य वर्ग है, तो तबला किस वर्ग में आता है? और संगीत में तबला का प्रयोग किस लिए होता है, अर्थात क्या उद्देश्य होता है तबले को प्रयोग करने का, क्या चीज प्रदर्शित होती है? तो ये दूसरा क्वेश्चन है। नंबर 3, तबला वाद्य के कितने भाग होते हैं? और नंबर 4, पुड़ी किसे कहते हैं? स्याही किसे कहते हैं? ये 5वां क्वेश्चन है। तबला वाद्य में मैदान किसे कहते हैं? फिर गजरा किसे कहा जाता है? बद्दी या दुआल किसे कहते हैं? और 9वां क्वेश्चन है, तबला वाद्य में गट्टों की कितनी संख्या होती है? और नंबर 10, तबला वाद्य के कितने वर्ण अर्थात बोल होते हैं? तो ये विद्यार्थियों के लिए ये 10 क्वेश्चन है जिनका उत्तर विद्यार्थियों ने ढूंढना है। ये तो आज का जो विषय था तबला, तो इन्हीं शब्दों के साथ ये आज का लेक्चर पूरा होता है। धन्यवाद।